हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में। और आज हम क्लास 10 हेल्थ केयर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो हमारे फाइनल एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं, जिसमें से कह रहा है किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, ए टीबी, बी हेपेटाइटिस, सी हैज़ा, डी टिटनेस। तो चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो टीबी होगा, यानी कि बीसीजी का टीका टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा आप लोग को बता दें कि हैजा जो है, हैजा दूषित खाना से, दूषित जल पीने से होता है। आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ए में पोलियो, बी प्लेग, सी हैजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विषाणु द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो हैजा है। इसके अलावा आप लोग को बता दें कि पोलियो की खुराक कितने बूंद देनी चाहिए, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही प्लेग किससे फैलता है इसको भी आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पोलियो की 2 खुराक पिलाई जाती है। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी आमतौर पर वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करती है। तो वृद्ध व्यक्तियों को कौन सी बीमारी प्रभावित करती है, पहला यहाँ पे दिया गया अल्जाइमर रोग, दूसरा में दिया गया आघात, झटका या स्ट्रोक, और तीसरा में दिया गया गाठिया, और ऑप्शन 4 में दिया गया इनमें से सभी। तो एक वृद्ध व्यक्ति को ये सभी रोग जो है मूल रूप से यानी कि प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो बच्चों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक वैसे तो व्यायाम को माना जाता है, लेकिन पोषण भी दिया गया है, तो इसमें से दोनों में कन्फ्यूजन है, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे अनुसार इसका सही आंसर व्यायाम होना चाहिए। वैसे बच्चों के शारीरिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक में पोषण भी हो सकता है, तो दोनों में 50-50 ले लेते हैं। अभी हम इसका सही आंसर पोषण को लेते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पूर्व विद्यालयी बच्चा में आते हैं 3 से 5 साल के बच्चे आते हैं। इसके अलावा आप लोग को बता दें कि हमारे इंडिया में 2 से 5 साल के बच्चे पूर्व विद्यालयी बच्चा कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 से 5 वर्ष हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोविड-19 के नए लक्षण क्या है। तो कोविड-19 के नए लक्षण जो थे, गुलाबी आंखें, त्वचा पर चकत्ते, डायरिया, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी इन सभी के जो लक्षण जो है वो कोविड-19 के नए लक्षण है। आगे प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अपशिष्ट उपचार पद्धति नहीं है। तो बच्चों, आप लोग को सबसे पहले हम बता देते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे भस्मीकरण आता है, रासायनिक विसंक्रमण आता है, ऑटोक्लेविंग आता है। जबकि नहीं पूछा गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं, तो नहीं में क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए आप लोग, नहीं कह रहा है, तो छानना जो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि छानना बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्वस्थ वयस्कों के लिए सामान्य पल्स नाड़ी की रेंज पूछा गया है, यहाँ पे प्रति मिनट पूछा गया। तो प्रति मिनट जो होता है बच्चों 18 वर्ष के बच्चों तक में, यानी कि 60 से 100 होता है। वहीं आप लोग को बता दें कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कितना होता है, तो 70 से यानी कि 100 के बीच में होता है। लेकिन अभी जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 60 से 100 हो जाएगा, यानी कि प्रति मिनट जो है यहाँ पे 60 भरा जाएगा और यहाँ पे 100 भरा जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक घरेलू स्वास्थ्य सहायक की मेडिकल योग्यता होनी चाहिए। तो एक घरेलू स्वास्थ्य सहायक की मेडिकल योग्यता यानी वह देखभाल योजना विकसित करने में सक्षम हो, सालाना सेवा में 20 घंटे पूरे करे, राज्य से प्रमाणित हो, फोली कैथेटर बदलने में सक्षम हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला, यानी कि वह देखभाल योजना विकसित करने में सक्षम हो। इसके अलावा हम लोग आगे का प्रश्न के बारे में बात करेंगे। WHO द्वारा अपशिष्ट अस्पताल अपशिष्टों में शामिल है। तो अस्पताल अपशिष्टों में शामिल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हमारा जो इसका पहला जो पूछा गया यहाँ पे दिया है संक्रमित अपशिष्ट, बी में है रासायनिक अपशिष्ट, सी में है रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, और डी में इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आई आई बी का अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंतःशिरा द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे इसका आंसर बहुत सारे बच्चे यानी कि लगा कर आए थे कि मलाशय द्वारा, लेकिन ये नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से कौन सा शरीर तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे जो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शरीर तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र हो जाएगा। इससे यहाँ पे दिया गया अंतःस्रावी है, तंत्रिका तंत्र है, जबकि श्वेत तंत्र है, तो ये सभी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सारे प्रश्न फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप लोग जितना भी यानी कि हेल्थ केयर से संबंधित प्रश्न, जैसे कि विटामिन ए की कमी से, तो यानी कि विटामिन ए के बारे में भी आप लोग को पूछ सकता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, नोट कर लीजिएगा, रतौंधी होता है इसकी कमी से। वहीं आप लोग को बी के बारे में पूछे, विटामिन बी, तो बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, काफ़ी सरल और आसान है, कभी कभी बच्चे गलत करके चले आते हैं। विटामिन सी से कौन सा होता है, तो विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी से क्या होता है, रिकेटस होता है। विटामिन के बारे में पूछे तो रक्त का थक्का बनना। वहीं आप लोग को ये भी याद करना है कि मानव शरीर में रक्त समूह है, तो रक्त समूह का कितने हैं, यानी कि 4 है, ए है, बी है, ओ है और ए बी है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वहीं WHO का मुख्यालय भी आप लोग से पूछा जा सकता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। इसके अलावा कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है, वायु से फैलने वाली कौन सी बीमारी, वायरस से फैलने वाली कौन सी बीमारी है, कवक से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो सारे प्रश्न आप लोग करके जाइएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है HHA का पूर्ण रूप है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है होम हॉस्पिटल एडी, होम हेल्थ एडी, होस्ट हेल्थ एडी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, होम हेल्थ एडी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से कौन एक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पशु अपशिष्ट, बी में दिया गया सूक्ष्म जीव विज्ञान अपशिष्ट, और सी में दिया गया रासायनिक अपशिष्ट, और डी में है घरेलू अपशिष्ट। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा घरेलू अपशिष्ट, यानी इसका सही आंसर होगा, और ये जो है जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट में नहीं आते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 15 और आखिरी प्रश्न के बारे में हल करेंगे। आपके हाथों को ठीक से ना धोने के परिणाम स्वरूप किन्हें जोखिम हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है आपको, इसके अलावा यहाँ पे दिया गया आपका परिवार और दोस्तों को, और सी में दिया गया आपके सहकर्मी को, और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो देखिए अगर हम अपने हाथों को अच्छे ढंग से नहीं धोएंगे तो जिस भोजन को हम ग्रहण करेंगे वो हमारे यानी कि शरीर में मुख से शरीर के अंदर में जाएगा और हमें बीमारियों की ओर ले जाएगा। इसके अलावा जो हमारे साथ खाना खाएंगे उसको भी नुकसान होगा, तो इससे हमारे परिवार और दोस्त भी यानी कि इसके संपर्क में आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे सहकर्मी भी आ सकते हैं। तो इनसे जो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 15 प्रश्न जो यहाँ से पूछे गए हैं वो सभी को हमने सोल्व किए हैं। साथ ही आप लोग को बता दें कि फाइनल एग्जाम में जो आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसमें से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रलेखन क्या है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रलेखन इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा आप लोग पढ़ के जाइएगा कि अपशिष्ट, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या है। तो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट यानी कि अस्पतालीय विभाग में पशु पक्षियों या मानव, इन सभी का इलाज के दौरान जो भी यानी कि अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जैसे ब्लड हो गया या फिर इंजेक्शन लगाने के दौरान सिरिंज वगैरह सब हो गया, ये सभी क्या है, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। वहीं एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग का फिजियोथेरेपी, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिजियोथेरेपी क्या है, थेरेपी के बारे में आप लोग पूछेगा, तो आप लोग इस पे घबराइए नहीं, ये प्रश्न बार बार पूछता है। इसका सरल ही आंसर है कि फिजियोथेरेपी यानी कि उस दौरान होते हैं जब व्यक्ति यानी कि रनर करते हैं, यानी कि दौड़ते हैं या फिर खेलते हैं या तो किसी काम को करते हैं और अचानक से उसके पैरों में मुचाव आता है या तो उसके शरीर के किसी भी भाग में मुचाव आता है, तो जिससे क्या होता है कि अनचाहे दर्द उत्पन्न हो जाता है, और इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी
इष्ट से मिलना पड़ता है। तो फिजियोथेरेपी काफ़ी सरल शब्दों में हम इसका परिभाषा कर सकते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। और साथ ही हमारे चैनल पर बने हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप लोग इस प्रश्न को भी हल कर लीजिएगा, WHO का प्रमुख कार्य क्या है, और साथ ही WHO के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। इसके अलावा आप लोग को बता दें कि WHO का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। आप लोग जानते हैं सभी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। इसके अलावा आप लोग BCG का पूरा नाम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और साथ ही DPT का पूरा नाम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। DPT का पूरा नाम जैसे डिप्टीरिया पर्टुसिस टेटनेस होता है, इसका पूरा नाम होता है। तो बच्चों, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि हम सब्जेक्टिव में जब आप लोग के लिए लेकर आएंगे तो उसके बारे में जानकारी देंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम भी आप लोग का बहुत नज़दीक आ चुका है। तो चैनल पर हमारे बने रहें, और जो भी आप लोग का समस्या है हमें कमेंट में लिख कर भेजें, ताकि आप लोग के लिए हम अधिक से अधिक वीडियो बना सकें। तो ऐसे ही आप लोग मेहनती बने बने रहें। धन्यवाद।